यूरोप में रहते हुए मीर मुर्तजा ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से एक खुफिया तंजीम कायम की। नासिर जमाल और अरशद अली खान दोनों उनके फर्स्ट कज़न हैं। उन दोनों को अपने साथ मिलाया, प्लेन हाईजैक कर लिया। तकरीबन शाम के 4 बज रहे थे जब सलामुल्लाह टीपू और उसके साथियों ने जहाज को हाईजैक कर लिया। सब परेशान हो गए कि क्या हो रहा है। लेडीज़ भी थी, एक अजीब सा माहौल एकदम चेंज हो गया। और साथ ही उसने ये भी कहा कि हम 3 बंदे हैं और हमारे साथ 2 बंदे और हैं जो इस जहाज़ के अंदर बैठे हैं और वक्त आने पर वो भी खड़े हो जाएंगे। जो शख्स कभी फौज में शामिल होकर मुल्क की हिफाजत करना चाहता था, आज वही अपने वतन का जहाज हाईजैक कर चुका था। जहाज में 3 हाईजैकर्स के अलावा कोई और मुसल्लह शख्स नहीं था, लेकिन मुसाफिरों के दिलों में एक खौफ की लहर दौड़ रही थी। वो एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे कि कहीं उनके दरमियान कोई और हाईजैकर तो नहीं छुपा हुआ। ये बात उसने कही और मैं उस वक्त बड़ी यंग एज थी जी, आप अंदाज़ा लगाएं। तो जो पैसेंजर थे बाद में लोगों ने बताया कि आधे से नहीं, मेरा ख्याल अगर 100 पैसेंजर हैं तो 90 मुझ पे शक करते थे कि शायद मैं भी हाईजैकरों से मिला हूँ और मैं भी उनका साथी हूँ, क्योंकि मैं इंग्लैंड से आया हुआ था, बड़ी फिजिक मेरी ठीक थी, स्पोर्ट्स में था। तो बिल्कुल वो भी इसी तरह थे, यंग थे, बड़े स्मार्ट थे लड़के, टिबुल बड़ा फिट था। और उसके बाद उन्होंने सब के ID कार्ड वगैरह और सारी चेकिंग की उन्होंने। अब वो शाम होती रही, अब जो साथ मेरे बैठे उसने कहा यार आबिद साहब ये काबुल का रास्ता पेशावर तो कितनी देर का है। अब बेचारे मालूम कर रहे थे। मैंने कहा यार मेरा ख्याल में, मैं तो कभी बाई रोड आया नहीं हूँ, लेकिन होगा 4-5 घंटे 6 तो लगेंगे। कहते चलो यार रात तक तो पहुँच ही जाएंगे। अब वो बेचारा अपनी तसल्ली के लिए कह रहा था, लेकिन शायद हमारे नसीब में ऐसा नहीं था जैसे वो सोच रहा था। सलामुल्लाह टीपू और तीसरा हाईजैकर अरशद अली त्यारे के अकबी हिस्से में आते हैं। टीपू ने अरशद अली को मुसाफिरों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी, जबकि वो खुद तैयारे के अगले हिस्से की तरफ चला गया। अरशद अली की आंखों में एक अनजाना खौफ भी झलक रहा था। उसने एक हाथ में पिस्तौल लहराते हुए दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद करके हवा में बुलंद की और बुलंद आवाज में नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हाईजैकिंग हुई तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, जब जहाज़ अगवा हो गया तो पीछे मुड़ के देखा तो जो मेरे पीछे बंदा था, क्योंकि मैं टेल के पीछे ही बैठा हुआ था, तो जो पीछे हाईजैकर था उसके हाथ में पिस्टल थी और एक हाथ में ग्रेनेड था, और उसका हाथ भी कांप रहा था और ग्रेनेड की ऐसे भी हो रही थी। और मैं तो देख के मैंने तो आंखें नीचे करने, मैंने गया अब ये इससे पिन निकलेगी और ये काम हो जाएगा। एक अमरीकी मुसाफिर क्रैग क्लाइमोर, जो अब तक खामोश और पुरस्कून बैठा था, अचानक अपनी सीट से उछलकर हाईजैकर की तरफ लपका। अरशद अली ने फौरी रद्द-ए-अमल दिखाते हुए उसे पिस्तौल के बट से जोर से मारा। क्लाइमोर तेजी से फर्श पर गिरा और उसकी बाईं कनपट्टी से खून बहने लगा। उसने कांपते हाथों से जेब से रुमाल निकाला और खून साफ करने की कोशिश की, मगर तकलीफ की शिद्दत से कराहा और चंद लम्हों बाद बेहोश हो गया। जेफरी ने अपनी किताब में एक और हैरानकुन इंकशाफ भी किया। क्रैग क्लाइमोर, जो उस वक्त बेहोश फर्श पर पड़ा था, दरअसल एक आम मुसाफिर नहीं था। वो कैलिफोर्निया से पेशावर जा रहा था, मगर उसका मकसद महज सफर नहीं था। वो ड्रग्स की फरोख्त में मुलव्विस था और उस दौर में ऐसे गैर कानूनी कारोबार अरूज पर थे, खास तौर पर इन रास्तों पर जहां मंशियात की स्मगलिंग आम थी और हुकाम की जानिब से सख्त निगरानी ना होने के बराबर थी। तकरीबन शाम 5:30 बजे एक बार फिर सलामुल्लाह टीपू की आवाज कॉकपिट से गूंजी। इस बार वो रवानी और कदरे बेहतर अंग्रेजी में बोल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पहले से लिखी गई कोई तहरीर पढ़ रहा हो। हम जालिम ज़ियाउल हक की हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। 1979 में ज़िया ने हमारे कायद
जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी। इस जुल्म की उसे भारी कीमत चुकाना होगी। दिलचस्प बात यह थी कि मीर मुर्तजा भुट्टो, जो इससे पहले एक हाईजैकिंग के मंसूबे को मंसूख कर चुके थे, अब हालात के पेश नज़र मजबूर हो गए कि वो इस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी दोबारा कबूल करें। यूं एक तरक किया गया मंसूबा एक नई और ख़तरनाक शक्ल में दोबारा जिंदा हो चुका था। एक बात की तस्दीक हुई है और वो जेफरी एक हैं वहाँ के अंदर, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि और मतलब कही जा सकती है कि जब जहाज़ वहाँ पहुँच गया काबुल, जब जहाज़ काबुल पहुँच गया तो मुर्तज़ा को इतला दी काबुल गवर्नमेंट ने कि भाई कोई आए हैं लोग, पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो तो ये कह रहे हैं। तो मुर्तज़ा वहाँ गए मिलने, उनको लेकर गई वहाँ की जो पुलिस थी, वो लेके गई। जब अंदर गए तो टीपू था, और टीपू था, उनसे मिला। तो मुर्तज़ा उनसे मिले टीपू से और बातचीत हुई। तो वहीं पे टीपू मुर्तज़ा ने अनाउंस किया कि हाँ, ये हाईजैकिंग जो है वो अल जुल्फ़कार ने। हमारी तंजीम अल जुल्फ़कार के सेक्रेटरी जनरल मीर मुर्तज़ा भुट्टो हैं। जेफरी अपनी किताब में बताते हैं कि सलामुल्लाह टीपू आगे बढ़ा और तैयारे के अकबी दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ। चंद सेकंड बाद एक मोबाइल सीडी वाली वैन आ गई। किसी ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर एक सोवियत ऑफिसर दाखिल हुआ, जिसने सुर्ख रिबन वाली टोपी पहन रखी थी। दो सिपाहियों जो राइफल AK-47 से लेस थे, उनको बाहर रोकने का हुक्म दिया गया। सलामुल्लाह टीपू ने उर्दू में कुछ चीखते हुए कहा। सोवियत ऑफिसर ने रूसी जबान में कुछ कहा और दोनों लम्हे भर के लिए हैरतज़दा नजर आए। जेफरी के मुताबिक अफगान एयरलाइन आरियाना का ग्राउंड स्टाफ तेजी से तैयारे की तरफ भाग रहा था। उनमें से एक शख्स सीढ़ी चढ़कर अंदर दाखिल हुआ और सलामुल्लाह टीपू से उर्दू में पुरजोश अंदाज में गुफ्तगू करने लगा। उनकी बातचीत तकरीबन 3 मिनट तक जारी रही, जिसमें हाथों के बहुत ज्यादा इशारे शामिल थे। फिर पूरी टीम, सोवियत ऑफिसर और आरियाना स्टाफ सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वैन पीछे हटी और सलामुल्लाह टीपू ने गुस्से में तैयारे का दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अफगान हुकाम पहले से ही हाईजैकर्स के मुतालबात और उनके मंसूबे से आगाह थे और किसी न किसी हद तक इनकी हिमायत भी हासिल थी। सोवियत यूनियन की हिमायत याफ्ता काबुल हुकूमत पाकिस्तान की फौजी हुकूमत को अमेरिका का करीबी इत्तेहादी समझती थी, इसीलिए वो ऐसे इकदामात की हिमायत करती थी जो पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचा सकते थे। एक पैसेंजर को वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर रहा और बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया तो टीपू ने ऐलान किया कि डॉक्टर यहाँ फ्लाइट में कोई है तो वो बताए मुझे कौन है डॉक्टर। खैर पहले डॉक्टर सलीम साहब बैठे रहे, लेकिन वो इत्तफाक से मेरे साथ ही थे, बैठे हुए थे। वो उठे, उसने कहा जी यार मैं डॉक्टर हूँ। उसने जाके उसको कोई मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन साथ ही टीपू से ये कहा, आलमगीर उसको न बताया हुआ था कि इसकी हालत बहुत गैर है और ये शायद लगता है कि ज़हनी तवाज़ुन खोने वाला है, तो ये सब के लिए प्रॉब्लम होगा, तो आप हो सके तो इसको रिलीज़ कर दें, बाकी आपकी मर्ज़ी। टीपू को शायद कुछ समझ आई कि यार वाकई ऐसा माहौल हो सकता है। खैर मुख्तसर ये जी उसने उसको रिलीज़ कर दिया, स्ट्रेचर आया और उसको लेके चले गए। अब जो बाकी पैसेंजर थे वो देख रहे थे। जहाज में जैसे ही एक मुसाफिर को बाहर जाते देखा गया, कुछ मुसाफिरों के जहन में एक मंसूबा आया। 2 अफराद जो आबिद खान के करीब बैठे थे अचानक दर्द का ड्रामा करने लगे। वो कराहने लगे और अजीबो गरीब आवाजें निकालने लगे और बाकी मुसाफिर हैरत से ये तमाशा देखने लगे। जी जैसी रात हुई, वो पैसेंजर जाने के बाद इन कुरैशी साहब ने ये सोचा कि यार ये बंदा निकल गया है तो मैं भी एक चांस लेता हूँ। तो उसने मुझे आधी रात को आवाज़ दी। उसने आवाज़ दी, आबिद खान, आबिद खान, आबिद जी, ऐसे जो पेशावरी आबिद जी। मैं उठा जी, मुझे कहने लगा, कहते यार आबिद मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ये सांस की बीमारी है, खुदा के लिए कुछ करो, को ऑक्सीजन आया तो मुझे लगा दो। उसके बाद जी उसके दूसरे हाथ पे जो लेफ्ट पे था उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि पूरा जहाज उसने सर पे उठा लिया और तकिया मुंह में पकड़ा हुआ है कि चीखों की आवाज़ भी कम हो। कॉकपिट में फुल अंधेरा था जी, बिल्कुल अंधेरा था और टीपू जो था वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास के दरमियान में कॉकपिट के साथ में बैठा होता था। वो उसने वहाँ से जब देखा तो उसने कहा यार ये क्या हल्ला गुला हो रही है। वो आया, उसका स्टाइल भी बड़ा
दबंग स्टाइल था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। स्मार्ट बॉय था। मुझे कहने लगा क्या बात है। खैर जी उसने मेरी तरफ भी देखा और दोनों की तरफ देखा और उसके हाथ में पिस्टल थी, क्योंकि वो ऐसे चलता जैसे असले की दुकान हो, इधर ग्रेनेड इधर पिस्टल, बड़ा फुल फ्लेज माहौल के साथ वो चलता था। उसने कहा ओके, बस यूं गया और उसने बीच में चला और उसने एक ज़ोर से आवाज़ लगाई, टीपू की बात कर रहा हूँ, कि जो जो इस जहाज में बीमार होगा मैं उसको शूट कर दूँगा। और ये कह के वो सीधा कॉकपिट में चला गया। मैं समझता हूँ शायद उसने नफ्सियात पड़ी थी, क्या था, उसने अपना एक कार्ड खेला। जैसे ही हाईजैकिंग की खबर फैली, हर तरफ हलचल मच गई। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वाशिंगटन में फौरी तौर पर हंगामी मराकज़ कायम किए गए और हुकाम को अलर्ट कर दिया गया। Broadcasting from Washington. A Pakistan International Airlines PIA flight Has been hijacked and diverted to Kabul. its way from Karachi to Peshawar. when it was taken over by hijackers mid-flight. There were 148 passengers and crew members on board at the time. तजर्बे की कमी एक बड़ा मसला था। माहिरीन की तलाश आम दायरे से निकलकर उन लोगों तक जा पहुंची जो हाईजैकिंग जैसे मामलात को समझते थे। चाहे ये उनका असल काम ना हो, हालात मजीद पेचीदा होते जा रहे थे। मुख्तलिफ टाइम जोन, जुबान की रुकावटें, उर्दू, रूसी और अफगान बोलियां और फैसला साजी के मुख्तलिफ अंदाज सब मिलकर इस सूरत हाल को मजीद मुश्किल और ख़तरनाक बना रहे थे। काबुल और कराची के कंट्रोल टावर्स के दरमियान रेडियो राब्ते में मुश्किलात पेश आ रही थी और अफगान हुकाम भी ताउन नहीं कर रहे थे। PIA की कोशिशें नाकाम होने के बाद सेक्रेटरी दिफा और PIA के चेयरमैन मेजर जनरल रहीम खान को रावलपिंडी से कराची तलब किया गया। सदर ज़ियाउल हक ने इन्हें मुकम्मल इख्तियार दे दिया कि वो मसला हल करें, जहां मजीद फौजी अफसरान और साजो सामान भी लाया गया। अब मुज़ाकरात और हल के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरी हो चुके थे। दूसरा दिन मंगल 3 मार्च 1981 सुबह 6 बजे काबुल एयरपोर्ट। इंटरकॉम पर सलामुल्लाह टीपू की आवाज गूंजी। हम आम लोगों से जंग नहीं करते, हमारा हदफ हुकूमत है। ज़ियाउल हक की जेलों में कैद 92 अफराद को रिहा किया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो संगीन इक़दामात करेंगे। उसने कहा कि वो अमरीकी CIA, सेहूनियत, नस्ल परस्ती और साम्राज्यत के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहाज में मौजूद हुकूमती एहलकारों की शनाख्त जल्द कर ली जाएगी। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मुसाफिरों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। ये सब अल-जुल्फ़कार ऑर्गेनाइजेशन की जद्दोजहद का हिस्सा था और सलामुल्लाह टीपू ने कहा कि वो शहादत के लिए तैयार है। सलामुल्लाह टीपू के ऐलान के बाद मीडिया में तहलका मच गया और खबरें तेजी से मुख्तलिफ रेडियो और TV चैनलों पर अखबारात में फैल गईं। मुल्क भर की जेलों में कैद सियासी कैदियों के लिए ये खबर एक बड़ा धचका साबित हुई। लाहौर की जेल में कैद ख्वाजा आसिफ जावेद भट्ट, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन और PSF पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे, बताते हैं कि जैसे ही जेल में हाईजैकिंग की खबर फैली, वहां बेचैनी की लहर दौड़ गई। जेल के अंदर कैदी एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे, अफवाहें गर्दिश करने लगी और हालात तेजी से बदलने लगे। कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। और रेडियो का एक रोमांस हुआ करता था और जेल के अंदर रेडियो का मुयस्सर होना, ये बस ऐसी था कि जैसे दुनिया में रहते हुए किसी को कह दे भाई तू जनती है। इतनी वो ज़हनी और रूहानी आसूदगी होती थी रेडियो। तो सोनी का रेडियो पड़ा हुआ था, हम चाय वाय पी रहे हैं, आपस में गप्पे शप्पे कर रहे हैं, तो इतने में आवाज़ आई ऑल इंडिया रेडियो से, तैयारा, कराची, काबुल, पाकिस्तान में सियासी कैदी रुको। वो फिर जब उन्होंने तफसील से खबरें सुनाई तो पता ये चला कि एक तैयारा जो कराची से मुसाफिर लेकर पेशावर जा रहा था मियाँ वाली के करीब, हाईजैकर्स ने उसका रुख मोड़ दिया और काबुल में उतार लिया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान की जेलों में हमारे पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उन्हें रिहा किया जाए, नहीं तो हम एक एक करके सारे मुसाफिरों को मार देंगे।
तो हमने जो पहला तासुर था वो ये था कि ये पीपल्स पार्टी ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि अब MRD तश्कील पा चुकी है, लोग पकड़े जा चुके हैं। हम तो कैंप जेल में थे, कैंप जेल में भी हमारे साथ लोग जो पकड़े गए थे वो आगे हुए थे, ये आप जहन में रखिए। मिराज मोहम्मद खान को हमारे साथ ही उन्होंने रख दिया हुआ था, ये अब मैं कुछ चंद दिन आगे जा। अच्छा, हमने कहा कि यार ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं। हमारे साथ हुआ करते थे कमरे में महमूद अली कसूरी साहब के साहिबजादे उमर महमूद कसूरी, वो हमारे साथ बंद थे सेल में। तो वो कमरे से बाहर हमारे साथ चाय नहीं पी रहे थे। जब हम अंदर गए तो कहने लगे जी वो हाईजैकिंग हो गई है। हाँ, तो क्या इरादा है फिर? मैंने कहा जी हम इस हाईजैकिंग को समझते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक ने ये करवाई है और ये साजिश है, ये सबताज करने के लिए ये जो एक मूवमेंट बन रही है। कहता है इसका मतलब यह है कि आप नहीं जाएंगे। मैं कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो भेजने की कोशिश करेगा उसे बिल्कुल दस्तों गिरे वहाँ होंगे हम। हाँ। तीसरा दिन बुध 4 मार्च 1981 सुबह 6 बजे काबुल रनवे। दिन की रोशनी फैल चुकी थी और जेफरी अपनी खिड़की से बाहर 2 रूसी एरोफ्लोट तैयारे टर्मिनल के करीब खड़े देख रहा था। अफगान जंग की वजह से यहाँ सयाह बहुत कम थे। एयरपोर्ट पर अफगान एयरलाइन आरियाना की 6 फ्लाइट्स और एक शामी एयरलाइन का तैयारा खड़ा था। लेकिन जेफरी के लिए सबसे गैर मामूली मंजर सोवियत फौजी तैयारों का था जो बमबारी के लिए उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वो तैयारे अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस आ रहे थे। जेफरी जो एक अमरीकी बाशिंदा था, ये मंजर परिंदे की नजर से देख रहा था और उसे ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि शायद इस दिन हजारों मुजाहिदीन मारे गए होंगे। बाहर सोवियत यूनियन के तैयारों का मंजर जेफरी को दहशतज़दा कर रहा था और अंदर सलामुल्लाह टीपू का खौफनाक रूप उसके लिए एक और हौलनाक हकीकत बनकर उभरता जा रहा था। सलामुल्लाह टीपू ने जहाज में मौजूद मुसाफिर मेजर तारिक रहीम के बाएं गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, मैंने तुम्हें कहा था चुप रहो। रहीम लड़खड़ा गए और बेबसी के साथ उसे देखने लगे। टीपू ने उस पर फिर हमला किया। 1 मिनट बाद उसने मेजर तारिक रहीम को मारना बंद कर दिया। जेफरी को याद आया कि सलामुल्लाह टीपू ने कहा था, हम जहाज में मौजूद हुकूमती एहलकारों की शिनाख्त जल्द कर लेंगे और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मुसाफिरों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। ये बात जेफरी के दिमाग में गूंजने लगी। दर हकीकत तैयारे में मौजूद तमाम मुसाफिरों का रिकॉर्ड टीपू और बाहर मौजूद अल-जुल्फ़कार के रहनुमाओं तक पहुंच चुका था। उनका ख्याल था कि मेजर तारिक 1977 में फौजी बगावत के वक्त जुल्फ़कार भुट्टो के ADC थे, इसलिए वह जर्नैलों के साथ साजिश में मुलव्विस रहे होंगे। मेजर तारिक रहीम उस वक्त तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तैनात थे। उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और वो तदफीन के लिए पाकिस्तान आए थे और वो कराची से पेशावर जा रहे थे। तारिक रहीम साहब जब उन सीट पे इधर मेरे साथ बिल्कुल उनको अलहदा बिठा दिया। बाद में तो पता चला कि ये भुट्टो के ADC थे। मालूम कैसे हुआ ये हमें नहीं पता कि कॉकपिट के थ्रू हुआ, कहाँ से पता चला उन्हें। खैर मुख्तसर ये हमको पता चला और टीपू उनके साथ बैठ के कुछ लिखवाता था हमसे। क्या लिखवाता था जी ये उसी को पता होगा, आज तक हमें नहीं पता चला कि वो उससे क्या लिखवाते थे। तो इसके बाद जी क्या हुआ कि जी कुछ देर के बाद वो बैठ रहे और मैं इस सीट पे था लेफ़्ट पे और तारिक रहीम इधर था। तो मैं पश्तो में उससे पूछा, यार इजाज़त नहीं थी कि तारिक रहीम से कोई बात करे। ऐलान किया हुआ था टीपू ने कि कोई तारिक रहीम से बात नहीं करेगा। मैंने उसको ऐसे सीट से नीचे हो गए पश्तो में कहा कि जी सब खैरियत है। तो बस कहता है जी यार मैं ईरान से आया हूँ, पश्तो में कहा। और मैं देख भी रहा था कि यार सामने से कोई आ तो नहीं रहा। तो कहता है मैं ईरान से आया हूँ और मेरे वालिद की शायद बरसी है, क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मैं शायद फर्स्ट सेक्रेटरी हूँ ईरान में, कोई ऐसी बात उन्होंने की थी। खैर जी मैं इनकी तरफ देखता रहा, बड़े स्मार्ट बंदे थे और पेशावर में थोड़ा सा आगे जहाँ हमारा घर है उसके आगे रहते। एक 8 साला लड़का दबे कदमों टीपू के करीब आया और मासूमियत से उसकी कमीज का पिछला हिस्सा खींचकर उसे मुतवज्जा करना चाहा। सलामुल्लाह टीपू बिजली की तेजी से पलटा, पिस्तौल निकाला। अभी वो गोली चलाने ही वाला था कि वो मासूम बच्चे को देखकर रुक गया। अंकल प्लीज, आपने कहा था हम घर जाएंगे, मैं मम्मा के पास जाना चाहता हूँ। इसी लम्हे उसका बाप घबरा कर दौड़ा।
बेटे को बाहों में भर लिया और कांपती आवाज में बोला, नहीं, गोली मत चलाओ, ये सिर्फ एक बच्चा है। टीपू एक लम्हे के लिए शर्मिंदा नजर आया, फिर वो खामोशी से पलटा और कॉकपिट में चला गया। कुछ देर बाद वो लौटा, बच्चे के सर पर हाथ फेरा और बगैर कुछ कहे वापस चला गया। इस वाक़े के बाद जहाज में मौजूद लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि शायद टीपू के सख्त दिल में भी थोड़ी सी नरमी बाकी है। रोज़ के वाक़यात होते थे, कभी वो शरारतें होती थी वो जो हम सब करते थे, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, लेकिन एक उसके अंदर अच्छी आदत थी, मोहल्ले के बड़ों की इज्जत करता था। जैसे हम लोग सिगरेट पी रहे हैं तो कहता था सिगरेट खुद तो नहीं पीता था, सिगरेट छुपाओ, फलां आ रहा है, देखा वो मोहल्ले के कोई बड़ा आ रहा है तो कहता था अगर हम इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो हमारे छोटे हमारी इज्जत नहीं करेंगे। ये उसके अंदर रखरखाव था कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करने का उसमें था। इतने में कॉकपिट में काबल कंट्रोल टावर से आने वाली कॉल की आवाज गूंजी। हेलो पीके 326, क्या हम आलमगीर से बात कर सकते हैं? टीपू ने अपना कोड नेम सुनते ही उनसे कहा, 3 बसें भेजो ताकि तमाम खवातीन और बच्चों को फौरन ले जाया जा सके। मैं ये खैर सगाली के तौर पर कर रहा हूँ। वो सब अब आज़ाद हैं, लेकिन ये खैर सगाली नहीं थी। असल हकीकत ये थी कि टीपू ज्यादा मुसाफिरों की मौजूदगी में त्यारे पर मुकम्मल काबू नहीं रख सकता था। बच्चों की बेतरतीबी और बार बार रास्ते में आने की वजह से सूरत हाल बिगड़ रही थी। चंद ही मिनटों में 2 आरियाना बसें त्यारे के सामने आकर रुकी। मजमूई तौर पर 18 खवातीन और 9 बच्चे एक बस में सवार हो गए, जिसके बाद त्यारे में 121 अफराद बाकी रह गए। इनमें अमले के 10 अराकीन भी थे, लेकिन कुछ खवातीन अब भी त्यारे में मौजूद थीं, जिनमें 2 फिजाई मेजबान, एक पाकिस्तानी मुअम्मर खातून और 2 अमरीकी शहरी, शार्लेट हेबल और डेबोरा लेटन शामिल थीं। टीपू ने अमरीकी खवातीन को जबरदस्ती रोका, क्योंकि वो समझता था कि इन्हें पाकिस्तानी खवातीन के मुकाबले में ज्यादा अहम बनाकर अपने मुतालबात मनवाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि पाकिस्तानी मुअम्मर खातून को क्यों रोका गया। ये भी अपनी जगह एक दिलचस्प कहानी थी। तीसरे दिन तमाम खवातीन को उन्होंने रिहा कर दिया। उसने कहा जी आप लोग सब जाएं। बच्चों को भी छोड़ दिया और वो भी कर दिया, लेकिन जो हमारे दोस्त जावेद रज़ा जो PIA में थे, उनकी वालदा वो एजेड थी, शुगर की पेशेंट भी थी, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। टीपू ने बड़ा जोर लगाया कि आप जाएं। उसने कहा नहीं, अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ोगी तो मैं जाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा नहीं है तो मैं भी नहीं। तो वहाँ पता चला कि माँ और बीवी में क्या फ़र्क है। मैं सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं। माँ ने अपना हक अदा किया और वो बिल्कुल जहाज़ से नीचे नहीं उतरी। आखिरी टाइम तक, जब तक जहाज़ हमारे साथ है, वो नहीं गई। एक अमरीकी खातून अपने मंगेतर के साथ थी, जबकि दूसरी अपने खावंद के हमरा। दोनों जहाज से उतरना चाहती थी, मगर एक माँ अपने बेटे को तन्हा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बहरहाल पहली बस, जो खवातीन और बच्चों से भरी हुई थी, रवाना हो गई, जबकि दूसरी बस वहीं खड़ी रही। इस बस का ड्राइवर अपनी गाड़ी को पीछे वाले जीने की तरफ ले गया, जहां एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। जेफरी ये मंजर देख रहा था और उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि ये वही शख्स था जिसे कराची एयरपोर्ट पर स्ट्रेचर पर तैयारे में ले जाया गया था। वो शख्स जो तैयारे में सवार होते वक्त चलने के काबिल नहीं था। 3 दिन बगैर नींद, बगैर खाने और कैद में रहने के बाद अचानक कैसे चलने लगा, और वो वाहिद मर्द क्यों रिहा किया गया? क्या वाकई इस मुबैना बीमार शख्स के स्ट्रेचर की चादरों के नीचे अगवाकारों के तमाम हथियार छुपाए गए थे? अगर ऐसा था तो ये कराची एयरपोर्ट के अमले की मिली भगत की संगीन मिसाल बनती है। हाईजैकर इतनी बड़ी तादाद में असला लाए थे जो पूरे तैयारे को तबाह करने या एक छोटी मोटी जंग लड़ने में इस्तेमाल हो सकता था। सलामुल्लाह टीपू की आवाज एक बार फिर इंटरकॉम पर गूंजी। मुतालबात पूरे ना होने की वजह से उसके लहजे में वाज़े तनाव था। उसने ऐलान किया कि मेजर तारिक रहीम का इस तैयारे में होना महज इत्तेफाक है, लेकिन अब वो यहाँ मौजूद हैं, तो अगर ज़ियाउल हक ने अल जुल्फ़कार के मुतालबात ना माने तो इन्हें सबसे पहले कत्ल कर दिया जाएगा।
टीपू ने मजीद कहा कि उसे अल जुल्फकार की कामयाबी पर मुकम्मल यकीन है। ये ऐलान सुनते ही मुसाफिरों के चेहरों पर तशवीश की जगह शदीद घबराहट छा गई। अब वो रोज़ यही परेशानी कि आज रिलीज़ होंगे, कल रिलीज़ होंगे। वाकी टाकी भी ये बात करते थे, नीचे जाते थे, टावर से क्या बातें होती थी वो हमें नहीं पता चलता था। त्यारे में हर दिन एक जैसा गुजरता, सिर्फ मामूली तब्दीलियां होती, यकसानियत, मायूसी और बेबसी तारी रहती। कोई कुछ नहीं कर सकता था, बस इंतजार, एक ना खत्म होने वाला इंतजार। ये आप नोट कर लें, इसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारा। त्यारे की खिड़कियां आजादी का ख्वाब दिखाती थी, मगर अब वो कैद की सलाखें बन चुकी थी। बस एक अच्छी बात यह थी कि रेड क्रॉस के नुमाइंदे रोजाना भरपूर और अच्छा खाना लाते, मगर हालात ऐसे थे कि वो भी किसी से ठीक से खाया ना जाता। वाशरूम जी फुल हो गए थे, अगले वाशरूम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ टीपू साहब के कब्जे में थे, वो ही करते थे। पिछले वाशरूम जो थे वो बिल्कुल अजीब व गरीब थे जी, भरे हुए थे सब। पीछे दो टॉयलेट थे या शायद दो ही। आप पैसेंजर अगर 100 हैं, 101 पैसेंजर हैं, आप अंदाज़ा लगाएं इसकी क्या हालत थी। वो साफ़ करने भी नहीं आते थे जी, बहुत गंदी हालत थी जी। हम सबको तो शायद कब्ज़ ही हो गए थे, हम तो उस तरफ जाते ही नहीं थे। सलामुल्लाह टीपू ने कॉकपिट से कैप्टन सईद को बाहर निकाल दिया, जबकि फर्स्ट ऑफिसर जुनैद यूनुस को अंदर ही रहने का हुक्म दिया। फिर उसने गन पॉइंट पर जेफरी को भी कॉकपिट में धकेल दिया। जेफरी को कॉकपिट में ले जाने का मकसद हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालना और एक गैर मुल्की को इस्तेमाल करते हुए इस मामले को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाना था। इसके जरिए तमाम मुतालिबात कराची कंट्रोल टावर को भेजे गए, जिन्हें दिल्ली कंट्रोल टावर ने भी रिकॉर्ड किया। वही जेफरी जिसने कई घंटे सलामुल्लाह टीपू के साथ गुजारे थे। इसी दौरान जेफरी ने वो सवाल पूछ लिया जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। आपने उस आदमी को क्यों जाने दिया जो स्ट्रेचर पर आया था? ये सुनते ही सलामुल्लाह टीपू का चेहरा तारीक हो गया। वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, मैं आपको ये नहीं बता सकता, अब आप अपनी नशिस्त पर वापस जाएं। जेफरी अपनी किताब में लिखते हैं, जब मैं सलामुल्लाह टीपू को देख रहा था तो मुझे उसके लिए एक अजीब सी हमदर्दी महसूस होने लगी। उसी लम्हे मेरे जहन में स्टॉकहोम सिंड्रोम का ख्याल आया। त्यारे में अचानक शोर उठा और हर कोई चौंक गया। सलामुल्लाह टीपू तारिक रहीम को घसीटते हुए त्यारे के सामने ले जा रहा था। नासिर जमाल उसे धक्के दे रहा था और अली भट्ट अपनी बंदूक मुसाफिरों पर तान कर खड़ा था ताकि कोई मुदाखलत न करे। तारिक रहीम का चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था। उसने बेबसी में हाथ जोड़ दिए, मगर टीपू की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वो चीखता रहा, फिर अचानक रहीम के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए, जबकि नासिर जमाल ने एक भरपूर मुक्का रसीद किया। फिर एक लम्हे में टीपू ने अपनी कमीज के नीचे से पिस्तौल निकाला और बगैर हिचकिचाहट के 3 गोलियां जला दी। गोलियां मेजर तारिक रहीम की कमर और गर्दन में पेवस्त हो गईं और वो सीट A3 पर गिर पड़े। गोलियों की गूंज ने सबके कान सुन कर दिए और जलते हुए गन पाउडर की तेज बू से आंखें जलने लगी। त्यारे में सन्नाटा छा गया। तारिक रहीम को मारते हुए कॉकपिट में ले गए। ये सीन मैं जी कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। उसको ले गए क्योंकि मेरे अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहे थे। वहाँ ले गए, चले गए अंदर क्या हुआ ये बाद में पता चला जी कि तकिया रख के सीने के अंदर गोली मारी गई। उसको मार दिया गया जी। वो मारने के बाद जो उनकी लाश थी उसको खींचते हुए लाए। और बोइंग जहाज़ है जो आपको पता है, दोनों तरफ सीटें, वो उसको खींचते हुए लाए। और जब मेरी सीट के पास से गुजरे थे, थोड़ी देर पहले यहाँ थे और मेरे साथ बात थी, देखते देखते जब वो गुजरे तो मैंने उनके जिस्म पे हाथ रखा ऐसे, मुझे याद आया तो उनके सांस चल रही थी। ऐसा माहौल हो गया था कि एकदम सब रंजीदा हो गए। तो उन्होंने जी पिछला दरवाज़ा खुलवाया और उसको ऊपर से नीचे लात मार के नीचे फेंक दिया। टीपू तेजी से कॉकपिट की तरफ लपका। एम्बुलेंस भेजो, एक मुसाफिर जमीन पर है। सिपाही ना आए। चंद लम्हों में एम्बुलेंस पहुंची। एक डॉक्टर, नर्स और सिपाही उतरे।
मेजर तारिक रहीम को अंदर डाला और रवाना हो गए। जब नीचे गिरे, एम्बुलेंस आई हुई थी, एक नर्स खड़ी थी, वो रो रही थी। नर्स ने उसको देखा होगा, डेड बॉडी उठाई होगी। खैर वो डेड बॉडी थी जी, उसको उठा के ले गए। जब वो ले गए तो वो पता ही नहीं चला जी कैसे अचानक ये सब काम हुआ, और एकदम दरवाज़ा बंद हुआ और 2 मिनट के बाद वो फीलिंग मुझे आ रही है तो आई एम सॉरी, तो 2-3 मिनट के बाद गानों की आवाज़ शुरू हो गई जी, तराने भी शुरू हो गए और इंडियन गाने भी शुरू हो गए। जी इंडियन भी थे और कुछ तराने भी थे। वो उसमें जी कॉकपिट के अंदर, कॉकपिट में आपको होता है ना साउंड सिस्टम है, स्पीकर होता है ना, जो अनाउंसमेंट होती है वहाँ लगाते हैं, उनके पास है वो है। जैसे खुतबा भी उसने वहीं पढ़ा था और ये सारी चीज़ें हैं ना, और एकदम माहौल चेंज हो गया कि पता ही नहीं था कि यार 1 मिनट पहले एक हमारा बंदा जो भी था उसकी डेथ हुई। तारीख का कमाल ये है कि वो कभी वफादारियों का सिला देती है और कभी इन्हें बेदर्दी से फरामोश कर देती है। 1974 में भुट्टो साहब कबायली इलाके के दौरे पर थे कि जलसा गांव में धमाका हो गया। मेजर तारिक रहीम ने भुट्टो को जमीन पर गिराया और खुद उन पर ढाल बन गए। वो जख्मी हुए मगर भुट्टो महफूज रहे। बाद में भुट्टो ने उनकी बहादुरी की स्टेज पर तारीफ की। मार्च 1977 में भुट्टो ने अपने मिलिट्री स्टाफ को ट्रांसफर की पेशकश की, मगर मेजर तारिक रहीम ने रुकने का फैसला किया। चंद दिन बाद जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद जनरल ज़िया ने भुट्टो से कोई अधूरा काम मुकम्मल करने की पेशकश की। भुट्टो ने मेजर तारिक और एक और ऑफिसर की फॉरेन सर्विस में तकर्री की दरख्वास्त की, जो फौरन मंजूर कर ली गई। दूसरी तरफ आसिफ भट्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि तैयारे को हाईजैक करने का मंसूबा खुद मीर मुर्तज़ा का था और मेजर तारिक रहीम को गोली मारने का हुक्म भी उन्होंने दिया था। जब टीवी कैमरों ने टीपू को हाईजैकिंग के दौरान जख्मी और बेजान मेजर तारिक रहीम को रनवे पर धकेलकर फतह का वी साइन बनाते हुए फिल्माया तो अंदर टर्मिनल बिल्डिंग में मुर्तज़ा भुट्टो कैमरों की नजरों से ओझल मुक्के हवा में लहराकर जश्न मना रहे थे। ख्वाजा आसिफ भट्ट तक ये हैरान कर देने वाली मालूमात कैसे पहुंची, ये राज आगे चलकर खुलेगा। मेजर तारिक रहीम, जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो की जान बचाई, बाद में उन्हीं के बेटे के हाथों मारे गए। जिस शख्स ने वफादारी निभाई वही साजिश और बदगुमानी की भेंट चढ़ गया। मेजर तारिक रहीम, ये तो वो कन्फ्यूजन में रहे कि वो आला है उस जनरल का जो ज़िया-उल-हक के साथ एक जनरल साहब होते शायद, उनके उस कन्फ्यूजन में, क्योंकि तारिक रहीम का तो बेचारे का तो ये बिल्कुल नाहक कत्ल था, इसका कुछ लेना देना नहीं था, नाहक कत्ल था, और ये वो कन्फ्यूजन में उसने कत्ल कर दिया और ये एक बहुत बड़ा मतलब उस वाक़े के फ़ौरन बाद काबुल से उनको निकाल दिया गया। पेशावर 9 मार्च। काबुल से तारिक रहीम ने अपनी जान बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों को खुफिया खतूत भेजे थे। ये इंकिशाफ एक खातून मुसाफिर ने किया जो रिहाई के बाद वतन वापस पहुंची थी। इन्होंने बताया कि तारिक रहीम शदीद परेशानी में मुब्तला थे क्योंकि हाईजैकर्स उन्हें कत्ल करने का अंदिया दे चुके थे। रिहाई के वक्त उन्होंने इस खातून के जरिए अपने चचा, चची, भाई और बहन के लिए खतूत भिजवाए। इधर पाकिस्तान में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरीट में हाईजैकिंग पर गौर के लिए हंगामी इजलास बुलाया गया। ठीक 11 बजे सदर जनरल ज़िया-उल-हक काबीना के साथ दाखिल हुए और 2 टोक ऐलान किया, हाईजैकर से कोई समझौता नहीं होगा। ये कहकर वो तेज कदमों से वापस चले गए, चेहरे पर सख्ती और अज़म नुमाया।